हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सम नंबर 5, 6 एंड 7 को। तो सबसे पहले सम नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि कोई रेक्टेंगल की शेप का गार्डन है और उसकी लेंथ और विड्थ का रिलेशन क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? 4 मीटर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसकी लेंथ और विड्थ का जो डिफरेंस है उन दोनों का डिफरेंस 4 मीटर यहाँ पर गिवन है। और साथ में एक दूसरी चीज़ ये भी दी गई है कि उसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है वो हाफ पेरीमीटर किसके इक्वल है? वो 36 मीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके हमें उस गार्डन के डायमेंशंस को यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी लेंथ को और उसकी विड्थ को लेट कर सकते हैं x मीटर एंड y मीटर कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इज y मीटर। तो जो पहली कंडीशन थी उसके लेंथ और विड्थ का रिलेशन, तो वो हमें दिया गया था कि उनका डिफरेंस 4 मीटर है। So we can write that according to the question length is 4 meter than the width। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि जो 4 मीटर है ये उन दोनों का डिफरेंस दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हमने उनके बीच में माइनस का साइन यूज़ किया है। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब क्योंकि हम इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इस इक्वेशन के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं और x को 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0, -4। अब इसी इक्वेशन का सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और y को 0 के इक्वल पुट करने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4, यानी कि सेकंड पॉइंट को हम लिख सकते हैं 4, 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को क्रिएट किया और उसके 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे और उसके भी दोनों पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि उस गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है वो पेरीमीटर का हाफ है 36 मीटर। तो किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर 2 इंटू एल प्लस बी है और हमें यहाँ पर यूज़ करना है केवल हाफ पेरीमीटर, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास सिर्फ क्या आएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है स्टेटमेंट में ही 36 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ प्लस ब्रेड्थ हम इक्वेशन बना सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके भी कम से कम 2 पॉइंट हमें फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से क्या होगा कि हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 36, यानी कि हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं 0, 36। और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू 36 आ जाएगी, यानी कि सेकंड पॉइंट को हम लिख सकते हैं 36, 0। अब ये सभी पॉइंट्स हम एक ग्राफ के ऊपर मार्क करके इनको ज्वाइन करेंगे और तब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इस पर सिर्फ उतने ही पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं जितने की हमें नीड है। तो यहाँ पर हमने 4 का गैप लेकर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर पॉइंट्स को मार्क किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को मार्क किया। सबसे पहली इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट आए थे 0, -4 एंड 4, 0। तो उन दोनों पॉइंट को हमने मार्क किया है, एक को y एक्सिस पर जिसमें x की वैल्यू 0 है और दूसरे पॉइंट को x एक्सिस पर जिसमें y की वैल्यू 0 है।
और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो हमारे पास लाइन आई है, ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के जो दो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे वो थे 0,36 एंड 36,0। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को भी हम मार्क करेंगे। तो जिस पॉइंट में x की वैल्यू 0 है वो पॉइंट हमने मार्क किया है y एक्सिस पर, और जिस पॉइंट में y की वैल्यू 0 है उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया है x एक्सिस पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने पर हमें जो लाइन मिलेगी वो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट इस स्टेटमेंट का सॉल्यूशन होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके सामने x की वैल्यू है 20 और उसी पॉइंट के सामने y की वैल्यू है 16। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20,16। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके आंसर में x की वैल्यू 20 है और इसी के आंसर में y की वैल्यू 16 है। अब हमने x लेट किया था लेंथ को, यानी कि लेंथ इज 20 मीटर, और हमने y लेट किया था विड्थ को, सो विड्थ इज 16 मीटर। तो अब हम इस आंसर को लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट फ्रॉम द ग्राफ लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। तो ये हमारे पास डायमेंशन है उस रेक्टेंगुलर गार्डन के। सम नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. यहाँ पर स्टेटमेंट में एक इक्वेशन हमें दी गई है और एक दूसरी इक्वेशन दो वेरिएबल्स की हमें खुद से लिखनी है, और दोनों इक्वेशन जो होंगे, एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और दूसरी इक्वेशन हम खुद लिखेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए कि अगर इनका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाए, यानी कि अगर इनको ग्राफ पर ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद हमें वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलनी चाहिए। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिना ग्राफ पर ड्रॉ किए ही हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इसके लिए हम चेक करते हैं उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के रेशो को। तो उसी टॉपिक का यूज करके हम यहाँ पर उस सेकंड इक्वेशन को लिख देंगे जो कि इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग होगी। तो अब हमें ये पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन हमारे पास होती है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो यही कंडीशन हमें अपने ध्यान में रखनी है और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिख दिया है कि द गिवन इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 equals to 0, और इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में दी गई थी। तो सेकंड इक्वेशन अब हम खुद लिखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन, यानी कि सेकंड इक्वेशन जो कि इस गिवन लाइन के साथ, जो इस गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग हो, वो क्या होगी। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे यानी कि x के टर्म लिखेंगे तो हम उसमें इस 2 का कोई भी एक मल्टीपल लिख सकते हैं। 2 के मल्टीपल जैसे कि 4, 6, 8, 10, यानी कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हो। तो जब हम इक्वेशन को अपनी तरफ से लिखेंगे वहाँ पर हम पहली टर्म में 4x, 6x, 8x, 10x इस तरह का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सबसे पहले 4x को। फर्स्ट इक्वेशन में पहली टर्म है 2x और सेकंड इक्वेशन में पहली टर्म हमने अपने पास से लिखी है 4x। आपको भी बताया कि इस 4x की जगह पर आप 2 का कोई दूसरा मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इन दोनों का रेशो क्या होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर फाइंड करें कि a1 by a2 क्या होगा, तो a1 by a2 यहाँ पर हो जाएगा 2 by 4, जिसको सोल्व करके हमें मिल जाएगा 1 by 2। अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन के लिए ये जरूरी है कि a1 by a2 उस b1 by b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास a1 by a2 1 by 2 आ गया तो b1 by b2 की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए जब हम 3y के लिए कोई सेकंड टर्म लिखेंगे तो वहां पर उन दोनों का रेशो 1/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/2 तो a1/a2 का रेशो आ गया है। और 1/2 यहां पर कब बनेगा, अगर हम यहां पर लिख देते हैं 6y, क्योंकि 3 और 6 का रेशो भी कितना होगा, अगर हम इसको सोल्व करें 3/6 तो ये भी 1/2 आ रहा है। यानी कि यहां पर हम इस 6y को नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें b1/b2 का रेशो a1/a2 के रेशो के इक्वल नहीं चाहिए। तो इसलिए इस 6y की जगह पर इसको छोड़ के हम कोई दूसरा नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इस 6y को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 6y को लिख दिया तो इससे क्या होगा कि a1/a2 एंड b1/b2 दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं रहेगी। लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए जब हमने सेकंड टर्म को लिखा है तो वहां पर 6y को छोड़कर कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, और यहां पर हमने यूज किया है 5y को। आप चाहे तो यहां पर 4y, 7y, 8y या कोई भी दूसरा नंबर लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल इसमें आपको y ही लिखना पड़ेगा। तो अब कांस्टेंट टर्म जब हम लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म में हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट इस इक्वेशन की कंडीशन में नहीं आएगा। आप यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव या डेसिमल, फ्रैक्शन किसी भी तरह का नंबर लिख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें कि ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई है, क्या ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो a1/a2 का जो रेशो होगा यानी कि 2/4, हम देख सकते हैं कि 2/4 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। और जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे b1/b2 को तो वो हो जाएगा 3/5, और 3/5 को इसके आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो ईजिली हम देख सकते हैं कि 1/2 और 3/5 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि जो कंडीशन थी वो यहाँ पर फुलफिल हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि हियर a1/a2 is not equal to b1/b2, hence these are intersecting lines। इसके बाद सेकंड पार्ट में एक ऐसी इक्वेशन हमें लिखनी होगी जो उस गिवन इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइंस हो। तो यहाँ पर भी उस गिवन इक्वेशन को हमने सबसे पहले लिख दिया है। अब सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे जो कि इसके साथ पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन की कंडीशन में होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पहले दोनों रेशो तो यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, पर वो तीसरा रेशो उनके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पहली टर्म को लिखेंगे तो उसके लिए हम इस 2x का कोई भी एक मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया है कि हम यहाँ पर 4x, 6x, 8x, 10x या कोई भी और 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है 4x। तो अब क्योंकि a1/a2 यहाँ b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए 3y का भी हम सेकंड मल्टीपल ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आता है तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6y आता है। तो इस तरह से जो पहले दो रेशो हैं वो हमने इक्वल कर दिए हैं, क्योंकि a1/a2 जो होगा वो 2/4 यानी कि 1/2 के इक्वल होगा, और b1/b2 वो 3 और 6 का रेशो यानी कि 3/6, तो वो भी 1/2 के ही इक्वल होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पहले दो रेशोज होंगे यहाँ पर यानी कि a1/a2 एंड b1/b2 वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और वो दोनों हो जाएंगे 1/2। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा रेशो होगा c1/c2 वो 1/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, और 1/2 के इक्वल अगर उसको नहीं लाना है तो हम यहाँ पर 8 का सेकंड मल्टीपल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सेकंड इक्वेशन में मानकर चलिए -16 को लिख देते हैं तो इस -8 और इस -16 का रेशो कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8/16 को सोल्व करके लिखा जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो तीसरा रेशो है वो पहले वाले दो रेशो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड इक्वेशन में जब हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे तो वहाँ -16 को छोड़कर कोई भी दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 10 को।
तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि जो पहले दो रेशोज होंगे यानी कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन जो थर्ड रेशो होगा -8/10, आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, -8/10 ये इक्वल होगा -4/5 के, यानी कि ये उन दोनों रेशोज के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस दीज आर पैरेलल लाइंस। इसके बाद इसी के थर्ड पार्ट में इसी इक्वेशन के साथ एक दूसरी इक्वेशन हमें ऐसे लिखनी होगी जो कि इसके साथ कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट में तीनों रेशोज ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए जब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, सबसे पहले हम 2x का कोई भी मल्टीपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहले दो पार्ट की तरह से 4x को लिख दिया। तो इस तरह से जो 2 और 4 का रेशो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 के इक्वल। तो यानी कि अब जो बाकी के दो रेशो होंगे B1/B2 एंड C1/C2 वो भी इस 1/2 के इक्वल ही आने चाहिए। तो इसलिए इस 3y के साथ हमने लिख दिया है इसी का डबल यानी कि 6y, और -8 के लिए हमने लिख दिया है इसी का डबल यानी कि -16। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो तीनों रेशोज होंगे 2/4, 3/6 एंड -8/16 ये तीनों ही सोल्व करने के बाद इक्वल हो जाएंगे 1/2 के। तो इस तरह से अगर ये तीनों रेशोज ही इक्वल हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 7, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशन हमें दी गई है और इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें करना क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन और x एक्सिस यानी कि अब ये टोटल इस तरह से 3 लाइंस हो जाएंगी, ये दो इक्वेशन है और तीसरा x एक्सिस, कि इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा। यहाँ पर दिया गया है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। और उसके बाद हमें करना क्या है कि उस ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड भी करना होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है कि x - y + 1 = 0, हम इसमें इस कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब ये प्लस का जो 1 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा -1, और हम यहाँ पर 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले x को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया -y = -1। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें y की वैल्यू मिल गई है 1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 1। अब इसी में सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, और y को 0 पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाती है -1। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 0। अब हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन के। तो सेकंड इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -12, हम सबसे पहले इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले x को 0 पुट किया। x को 0 पुट करने के बाद हमारे पास आ गया है 2y = 12, और 12 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 6। तो इस तरह से पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ 0, 6। और सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे, और y को 0 पुट करने के बाद हमें मिलता है 3x = 12, यानी कि x की वैल्यू 12/3 जो कि है 4। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0। अब हम ग्राफ ड्रॉ करके उस ग्राफ पर इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर उतने ही पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं जितने पॉइंट्स की हमें नीड होगी। तो अब यहाँ सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को मार्क किया है। उसके दोनों पॉइंट्स थे 0, 1 एंड -1, 0। तो 0, 1 इसमें x की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर। और सेकंड पॉइंट -1, 0 इसमें y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट हमें मिलेगा x एक्सिस पर। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये जो लाइन हमारे पास आई है, ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब इसी ग्राफ पर हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को भी मार्क करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे हमारे पास 0,6 एंड 4,0। तो फर्स्ट पॉइंट 0,6, इसमें x की वैल्यू 0 है इसलिए पॉइंट है y एक्सिस पर, एंड 4,0 इसमें y की वैल्यू 0 है इसलिए ये पॉइंट है x एक्सिस पर। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से भी ये सेकंड लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ इस ग्राफ में इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बना है वो ये ट्रायंगल है, और हमें इसी ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड करना है और इसी ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस ट्रायंगुलर रीजन को हमने पूरी तरह से शेडेड कर दिया है। अब जब हम इसके वर्टिसेस को फाइंड आउट करेंगे तो जो सबसे पहला वर्टेक्स है इसका, उसको अगर हम नाम दे a, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू 2 है और इसी पॉइंट के सामने y की वैल्यू 3 है, यानी कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,3। उसके बाद एक ये भी इसका वर्टेक्स है, इसको हम नाम दे सकते हैं b, और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं -1,0। और इसका थर्ड वर्टेक्स ये है जिसको हम नाम दे सकते हैं c, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं 4,0। तो इस तरह से इस ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स a, b एंड c के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, -1,0 एंड 4,0। तो ये सम का फाइनल डायग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल को शेडेड भी किया गया है और उसके तीनों वर्टेक्स जो हैं a, b एंड c उनके कोऑर्डिनेट्स को भी लिखा हुआ है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC आर a is 2,3, b is -1,0 एंड c is 4,0। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।